हाँ चलो, सो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल जो बाकी है, दैट लास्ट न्यूमेरिकल वी विल कंप्लीट एंड देन वी विल स्टार्ट केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। ओके चलो, तो एग्जांपल 5.12 क्या बोल रहे हैं समझते हैं। कंसीडर द कोलिजन डिपिक्टेड इन फिगर 5.10 टू बी द बिटवीन टू बिलियर्ड बॉल्स। मतलब वही कौन सी वो वाली कि ये बॉल क्या है, रेस्ट में है, से ये M2 है, इज एट रेस्ट, मतलब V2I इज इक्वल टू 0, और ये बॉल M1 है विच इज नॉट एट रेस्ट, तो V1I कुछ होगा। ओके, ये टकराया तो यहाँ जा रहा है सपोज M1, छोटा हो गया नहीं है, उतना ही है, ड्रॉ छोटा किया है, और यहाँ जा रहा है M2, सो दिस इज से θ1, दिस इज से θ2। ओके, ये ऐसे जाके यहाँ टकराने वाला है, ठीक है। So to be between the billiard balls with equal masses of M1 and M2, यहाँ पे एक स्पेशल केस गिवन है क्या, कि जो M1 है और M2 है दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ओके, the first ball is called the cue while the second ball is called the target। हमें बिलियर्ड सिखा रहे हैं ये। ओके, तो छोड़ो ये सेंटेंस। अच्छा, देन मतलब हाँ चलो पता होना चाहिए, जो फर्स्ट बॉल है ओके जो जिससे हम मारेंगे मतलब व्हाइट बॉल, ओके तो व्हाइट को क्यू बोलते हैं, और जिसको मारेंगे उसको टारगेट बोलते हैं। टारगेट तो पता ही है, जिस जहां टारगेट करना हो तो वो टारगेट बॉल, लेकिन जो जैसे हमारा कैरम में स्ट्राइकर होता है वैसे ही ये जो व्हाइट बॉल है उसको क्यू बोलते हैं, मुझे भी आज ही पता चला। ओके चलो, सो द बिलियर्ड प्लेयर्स वांट्स टू सिंक द टारगेट बॉल इन अ कॉर्नर पॉकेट। तो जो कॉर्नर में पॉकेट होते हैं वहां पे प्लेयर वो बॉल को, टारगेट बॉल को डालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। Which is at an angle θ2 is equals to 37 डिग्री। भाई θ2 गिवन है, ओके। लास्ट न्यूमेरिकल, लास्ट थियरी हमने देखी थी जिसमें हमने देखा था कि भाई बहुत सारे अननोन इक्वेशन मिल नहीं रहे हैं, तो हमने बोला कि एट लास्ट ऊपर अगर हमने कोई एंगुलर डिफ्लेक्टर लगा दिया तो वहां से हमें θ1 और θ2 दो में से एक मिल जाए तो हमारे इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें तो वैल्यू ही गिवन है, θ2 कितना है 37 डिग्री। ओके, क्यों? क्योंकि भाई बॉल अगर यहाँ है और वो पॉकेट वहां है तो पता ही है कि यहाँ से वहां का एंगल कितना है, वो पहले से हमें पता है। ओके, सो से 37 डिग्री है, ठीक है। एज्यूम दैट द कोलिजन इज इलास्टिक। लो कितना इजी कर दिया, इलास्टिक कोलिजन M1 इज इक्वल्स टू M2, इलास्टिक। ओके, एंड दैट फ्रिक्शन एंड रोटेशनल मोशन आर नॉट इम्पोर्टेंट। तो भाई फ्रिक्शन को भी निग्लेक्ट मारो, रोटेशनल मोशन को भी निग्लेक्ट मारो। ओके, ऑब्टेन θ1, हमें ढूंढना क्या है, θ1 ढूंढना है। डन। ओके, दो चीजें हमें गिवन है, M1 इज इक्वल्स टू M2 है और इलास्टिक कोलिजन। स्टार्ट करें न्यूमेरिकल, सिंपल है। हमें तो क्या कोलिजन हो रहा है उसका ये ना भाई, पॉकेट में जाए ना जाए वो प्लेयर जीते हारे हमें क्या, हमें सिर्फ ये देखना है ओके कि θ1 क्या है। डन। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हमें पता ही है ओके कि हम कोलिजन के न्यूमेरिकल में सिर्फ दो ही चीज करते हैं, क्या, मोमेंटम कंजर्व हो रहा है तो वो बिफोर आफ्टर लिख देते हैं, और काइनेटिक एनर्जी अगर इलास्टिक हो तो इक्वल लिख देते हैं, इलास्टिक ना हो तो इक्वल लिखने का सवाल ही नहीं है। डन। ओके, तो वही चीज करेंगे। सबसे पहले क्या, मोमेंटम, वो सब तुम वर्डिंग में लिखना, वी नो दैट मोमेंटम इज कंजर्व्ड एंड ऑल सब कुछ, तो लगाते हैं मोमेंटम कंजर्व। तो पहला मोमेंटम बिफोर मोमेंटम, सो M1 V1I, M2 V2I इज इक्वल्स टू आफ्टर M2 2 ले लिया, चलो ठीक है, M2 V2F प्लस M1 V1F। डन। ओके, ये हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि जो V2 है, V2 मतलब M2, वो M2 क्या है, रेस्ट पे है, करेक्ट। वो मास तो रेस्ट पे था तो वो तो जीरो है, उसका तो मोमेंटम ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी नहीं है, तो मास तो होगा लेकिन वेलोसिटी नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है। नाउ तो रहा क्या, रहा हमारे पास M1 V1I इज इक्वल्स टू M2 V2F प्लस M1 V1F। अभी देखो हमें पता है, क्या पता है, M1 इज इक्वल्स टू M2, तो इन दोनों में से M1 कॉमन निकल गया, M2 की जगह क्या लिख लेंगे हम, M1 लिख लेंगे, फिर M1 कॉमन निकला, M1 कॉमन निकला, इसके साथ कट हो गया, कर सकते हैं, करेक्ट।
सो रहेगा क्या, रहेगा हमारा V1I इज इक्वल टू V2F प्लस V1F। ये हो गया मोमेंटम, ठीक है। आगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या है भाई, लिखो चलो, हाफ m1 v1I टू द होल स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट वन, और फाइनल नहीं, फाइनल थोड़ी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड वन। तो वो तो जीरो है, अभी नहीं लिख रहे हैं हम, V2I जीरो है तो वो नहीं लिख रहे हैं। दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन, और हमें गिवन है इलास्टिक कोलिजन। ओके चलो, सो हमारे पास अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी में हाफ m1 v1F टू द होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2F टू द होल स्क्वायर, डन। अब फिर से अगेन क्या, m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू m1 इज इक्वल्स टू m2, तो सब में से कॉमन निकाल के कट हो जाएगा, तो ये कॉमन निकल गया और इसके साथ कट हो गया, और हाफ भी कॉमन निकल गया और इसके साथ कट हो गया, डन। तो रहा क्या हमारे पास, रहा हमारे पास v1I का स्क्वायर इज इक्वल्स टू v1F का स्क्वायर प्लस v2F का स्क्वायर, इतना ही रहा। ऐसा आया क्या हमारे पास, v1I का स्क्वायर, v1F का स्क्वायर, v2F का स्क्वायर, हाँ वैसा ही आया, ठीक है, ओके। सो अब क्या करें, देखो हम ये कर सकते हैं कि कि ये जो स्क्वायर है, ओके, V2F V1F, तो यहां पर भी वही है V2F एंड V1F, लेकिन वो स्क्वायर का सम है और यहाँ पे डायरेक्ट सम है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, ओके। सो से ये क्या हो जाएगा, v1I टू द होल स्क्वायर, ये a प्लस बी टू द होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर हो गया, तो क्या हो जाएगा v2F टू द होल स्क्वायर प्लस v1F टू द होल स्क्वायर प्लस 2v2F इंटू v1F, डन। लेकिन ऐसा, ये सब क्या है, वेलोसिटी है, करेक्ट, ये सब वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर है, तो हमें पता है कि स्क्वायर होगा v वेक्टर v डॉट वेक्टर v, तो उसको हम v स्क्वायर लिखते थे, क्यों, वो तो हमने पढ़ लिया है। v वेक्टर v इंटू वेक्टर v हम v स्क्वायर इसलिए लिखते थे क्योंकि वेक्टर v इंटू वेक्टर v दैट इज इक्वल्स टू v और वो दोनों v के बीच का एंगल, ओके। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0, करेक्ट। तो वी साइन थीटा और वो साइन 0 क्या हो जाएगा, सॉरी वी कॉस थीटा, सो कॉस कितना हो जाएगा हमारा, साइन थीटा कब आता है, बताया था ना साइन थीटा कब आता है, वो क्रॉस प्रोडक्ट हमने लिया था तब, और कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में, ओके। सो वी कॉस थीटा याद आया ना, ओके। क्या हम ऐसा लिखते थे कि ये वेक्टर v इंटू वेक्टर v है, तो हम ऐसा लिख सकते थे v कॉस थीटा, ये थीटा क्या है, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। फिर अगर सेमी डायरेक्शन में थे, एंगल तो 0 है, एंगल 0 है तो कॉस 0 क्या, 1, तो इसको लिख सकते हैं हम v इंटू वी को v स्क्वायर, तो v वेक्टर v इंटू वी को v स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया वेक्टर v, ओके। इसको भी स्क्वायर ही करना है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसको भी स्क्वायर ही करना है तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, इसको नहीं लिख सकता क्योंकि उसका स्क्वायर नहीं है, तो वहां पे मुझे वेक्टर लगाना पड़ेगा, डन। तो अभी वेक्टर क्यों लगाया, अभी यहीं पे लिख देते ना, ये दो वेक्टर है। अच्छा चलो फिर वापस टैली करना हो तो यहाँ दूसरे स्टेप में लिख लेता हूँ, v1I का स्क्वायर v2F का स्क्वायर प्लस v1F का स्क्वायर। अभी इसको क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी समझाया वही, तो क्या होगा 2v2F v1F इंटू कॉस, ऐसा ही होगा ना, इंटू कॉस थीटा। लेकिन
ये V1F और V2F के बीच का थीटा कितना है? ये क्या रब कर दिया मैंने? ये रहा V1F और V2F के बीच का एंगल कितना है? 37। तो ये एंगल है, ये पूरा एंगल V1F कहाँ है? ये M1 मतलब वही V1F और M2 मतलब V2F, तो उसके बीच का एंगल ये पूरा है। तो ये θ1 प्लस θ2 दोनों एंगल है। ओके, वो पूरा दोनों के बीच का एंगल कितना है? θ1 प्लस θ2। तो cos ऑफ θ1 प्लस θ2। डन? आया समझ में? ओके, अब हाँ, अब हाँ देखो, अब हम ये वैल्यू यूज कर सकते हैं V1F का स्क्वायर V2F का स्क्वायर ये रहा, तो उसकी जगह में वो जो हमारा V1I इसका स्क्वायर है वैसे हम लिख सकते हैं। ओके, सो मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया? ये तो V1I का स्क्वायर है ही, लेकिन ये दोनों की जगह भी मैं क्या लिख सकता हूँ? V1I का स्क्वायर प्लस 2V2F V1F cos ऑफ θ1 प्लस θ2। नाउ V1 ये तो कट हो जाएगा, कट हो गया तो यहाँ क्या रहा? 0। सेम ही है तो कट हो गया। कट हो गया मतलब कट कैसे होगा? ये यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस और माइनस कट हो गया। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2V2। ओ भाई बहुत ठंड लग रही है। चलो अरे आराम से, हाँ डायरेक्ट बंद करो लास्ट वाला। हाँ बस, हाँ सो अब चालू करो बस। हाँ, सो ट्वाइस ऑफ V2F V1F cos ऑफ θ1 प्लस θ2। अच्छा, अब ये 0 के नीचे ये पूरा चला जाएगा तो क्या हो गया? 0। सर इस जा रहा है, इसके अच्छा है सब कुछ ही निकाल दो ना, तो 0 इज इक्वल टू 0, लेकिन वो तुम्हें नहीं प्रूव करना है। सब कुछ ही ऐसे निकाल ले। ओके, नहीं 0 नहीं आएगा, सब कुछ चला जाएगा तो भी यहाँ रहेगा क्या? 1। तो तुमने प्रूव क्या कर दिया? 0 इज इक्वल टू 1। ऐसा होता है क्या? तो सब कुछ मत ले जाना। ओके, हाँ चलो, तो इतना नीचे ले गए तो 0 बाई दैट 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? 0 इज इक्वल टू कॉस ऑफ θ1 प्लस θ2। यस, सो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये 0 की वैल्यू, 0 मतलब क्या? cos 0 मतलब cos 90, cos 0 1 होता है तो cos 90 0 होता है, तो ये 0 है, हमारे पास वैल्यू है ना क्या? cos 90 इज इक्वल टू 0। तो cos 90 होता तो मैं 0 पुट करता, तो 0 है तो मैं cos 90 भी पुट कर सकता हूँ। ओके, तो मैंने cos 90 पुट किया, दैट इज इक्वल टू cos ऑफ θ1 प्लस θ2। दोनों साइड cos है वो कट हो जाएगा, लेकिन कट करके दिखाना मत, मैथमेटिकली वो सही नहीं है। उसके बाद डायरेक्टली लिख दो क्या? 90 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। कभी भी ऐसे कट मत करना, नहीं तो मैथ्स के अकॉर्डिंगली वो गलत है, ऐसे कट नहीं होता है एंगल। ओके, सो बट लिख दो 90 इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 और बस आंसर आ गया। 90 इज इक्वल टू θ1 गिवन है 37, नहीं वो फाइंड करना ना, θ2 गिवन है, ठीक है। हाँ तो 37 θ2 है और θ1 फाइंड करना है। ओके, सो ये यहाँ आ जाएगा, तो θ1 इज इक्वल टू 90
90 में से 30 चले जाए तो 60 और 7 चले जाए तो 53 डिग्री। दैट इज द आंसर। वही फाइंड करना था ना, कहाँ गया है? हाँ, कॉस्ट कहाँ गया? कॉस्ट 37 नहीं, लेकिन कॉस्ट 37 कैसे फाइंड करते? क्योंकि उसके साथ सम में वो दूसरा है ना। कॉस्ट 37 तो सिर्फ थीटा 2 है, लेकिन उसके साथ थीटा 1 भी तो है। तो फिर तुम्हें cos θ1 प्लस θ2 जो अभी 11th में पढ़े वो फॉर्मूला लगाना पड़ता cos का, cos θ1 इंटू cos θ2 माइनस sin θ1 इंटू sin θ2 जो 11th ट्रिग्नोमेट्री में तुम पढ़े वो। लेकिन वो सब हम फिर बायो का तो सोचो। ओके, सो डन। चलो, तो दैट्स इट फॉर द चैप्टर। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। अंडरस्टूड? यस। अच्छे से वर्क एनर्जी पावर समझ में आ गया? पक्का रिवाइज करते रहना। ओके, एग्जाम हो या ना हो रिवाइज तो करते रहना कंटिन्यूअसली। ओके, और लास्ट एग्जाम जो भी स्कूल में हुई हो, किसी की भी ये फर्स्ट एग्जाम तो नहीं है ना, एक तो हो गई है सबकी। ओके, सो लास्ट एग्जाम में जो भी रिजल्ट आया हो उससे सीखना। ओके, उससे सीखना कि वैसी गलती फिर से ना हो। ऑब्जर्व करो कि क्या क्या हुआ था, अभी भी सोच सकते हो कि क्या क्या गलती हुई थी। मेहनत करना, और लास्ट 10 डेज है स्कूल की एग्जाम के, और से 1 वीक है, तो 1 वीक में बहुत ही अच्छा इनपुट देकर अच्छे मार्क्स लेकर आ जाना। ओके, क्योंकि तुम मार्क्स लाओगे तभी पेरेंट्स, मुझे तो पता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है, बट जैसे मैंने पहले बताया था कि समझ में आना, प्रिपरेशन करना और फिर लिखना, तीनों अलग अलग चीजें हैं। समझ में तो हमें सपोज प्लेन कैसे उड़ता है वो भी समझ में आ जाए, लेकिन उड़ा सकते हैं क्या? नहीं। ओके, सो उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर प्रैक्टिकल नॉलेज। ये तो सब थियरी हम समझ सकते। तो मतलब कहने का मीनिंग क्या है? समझना तो हम कर लिए हैं। ओके, फिर घर पर तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। उसके बिना फिर तुम डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे चले जाओगे कि चलो एग्जाम है, टेस्ट है, लिखो। नहीं लिख पाएंगे क्योंकि सेल्फ स्टडी हुई ही नहीं है। तो सिर्फ समझा था, उसके बेस पे तो 5 मार्क का क्वेश्चन है और 1 मार्क आएगा, उतना ही लिख सकते हैं याद कर करके। अच्छा सर ने क्या समझाया था, यहाँ पे प्लस लिया था, माइनस लिया था, ये न्यूमेरिकल में क्या किया था, तो विदाउट पढ़े तो इतना ही आएगा ना भाई। ओके, तो प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। पहले है अंडरस्टैंडिंग, फिर है प्रिपरेशन, एंड देन योर चेकिंग कि तुमने कितना याद रहा, कितना अभी भी याद है। वो मेमोरी पावर ही है। बट वॉट एवर, हमारा एजुकेशन सिस्टम मेमोरी पावर चेक कर रहा है, तो तुम्हें मेमोरी पावर को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, समझ तो लिए हो तुम? डन। तो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, और लास्ट एग्जाम में जो भी मार्क्स आए हो उससे सीखना और उससे ज्यादा मार्क्स लाने की ट्राई करना, सो दैट पेरेंट्स को भी, टीचर्स को भी लगे कि हाँ तुम्हें समझ में आता है। क्योंकि 10th के बाद ये दूसरा या तीसरा ही एग्जाम होगा, तो उसमें अगर मार्क्स कम आएंगे सो तुमसे ज्यादा मे बी पेरेंट्स नेगेटिव सोच ले, अरे यार इससे होगा या नहीं होगा, आगे क्या होगा, अभी तो 11th है, नेक्स्ट ईयर तो 12th होगा, क्या होगा ये। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ वो पर्टिकुलर मार्क्स देख रहे हैं, इसलिए। ओके, बट कहने का मीनिंग है एक बार अच्छे मार्क्स लेके आ जाओ तो वो भी थोड़े रिलैक्स हो जाए। दैट इज ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब योर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, कि उनको टेंशन ना हो। ओके, तो अच्छे से पढ़ाई कर लो। ओके, 1 वीक अच्छा सा इनपुट दे दो, एग्जाम दे दो, दैट्स इट। ओके, फेस्टिवल्स तो जैसे कल बताया था चलते ही रहेंगे, तो फेस्टिवल्स भी एंजॉय करना, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई करनी है, छोड़ नहीं देना है पढ़ाई। ओके, तो ये था हमारा वर्क एनर्जी पावर। केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं।